नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले बात करेंगे आज की सुर्खियों की। उत्तराखंड में सीएम तीरथ को भीमताल से चुनाव लड़ने की पेशकश। विधायक राम सिंह कैड़ा सीट छोड़ने को तैयार। कैबिनेट मंत्री व विधायक भी कर चुके हैं सीट छोड़ने का ऐलान। हरिद्वार महाकुंभ को लेकर पुलिस प्रशासन की बड़ी पहल। हेल्पलाइन का हुआ शुभारंभ। 1902 पर मिलेगी कुंभ से जुड़ी हर जानकारी। प्रदेश में भिक्षा नहीं शिक्षा दें अभियान। भिक्षा मांगते मिले 735 बच्चों का होगा स्कूलों में दाखिला। सबसे ज्यादा बच्चे 480 देहरादून में किए गए चिन्हित। हरिद्वार कुंभ को लेकर परिवहन विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी का चार्ट तैयार। बसों की संख्या बढ़ाने पर विचार। परिवहन विभाग जल्द बुलाएगा अफसरों की बैठक। उत्तराखंड में फिर बढ़ने लगा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में प्रदेश में 94 संक्रमित मरीज आए सामने। कुल संक्रमितों की संख्या 98,000 के पार। देहरादून के टिहरी झील में जल्द दिखेगी हाई स्पीड मोटरबोट। जल पुलिस को रेस्क्यू में होगी आसानी। सिटी पुलिस के बाद अब जल पुलिस को भी होगा हाईटेक। खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सीतापुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ विश्व टीबी दिवस के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और संबोधन कर रहे हैं। हमने वह परिणाम देश के सामने, दुनिया के सामने दिया और ये पहला उदाहरण नहीं था। पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत हमारी तराई और इसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। पिथौरागढ़ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई व बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर पेट्रोल पंपों के सम्मुख जोरदार प्रदर्शन किया है। वहीं युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष ऋषेंद्र मेहर ने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा 2014 में 35 रुपए पेट्रोल के दाम करने की बात कही गई, पर आज देश की जनता के सामने इनके नतीजे सामने आ रहे हैं। पेट्रोल 100 के पार पहुंचने को तैयार है और महंगाई आसमान छू रही है। बढ़ती महंगाई से गरीब के घर में 2 वक्त का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया है। देश की जनता के साथ ही मोदी सरकार छल कर रही है। डीजल व पेट्रोल महंगाई में कमी नहीं आई तो यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरने को मजबूर होगी। संदेश देना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री को, जो कहते थे कि हम 35 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे, डीजल देंगे। आज पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है। 100 के पार तकदीर मारने वाले भारत के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं। हम महंगाई को लेके, पेट्रोल और डीजल के दामों को लेके, साथ ही साथ जो खाद्य पदार्थ हैं, फल सब्जी इत्यादि, इनकी जो आसमान छूती महंगाई हो रही है, अगर पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं करते, महंगाई कम नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में हम और ज्यादा उग्ररूपी प्रदर्शन करेंगे। खबर डोईवाला से है, जहां शहीद दुर्गामल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में इतिहास विभाग की ओर से 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। सेमिनार में गढ़वाल यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोफेसर के साथ ही कई सामाजिक कार्यकर्ता और उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के मशहूर शायरों ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में देहरादून के उर्दू और हिंदी भाषा की मशहूर शायर मीरा नवीली ने वर्तमान सामाजिक ताने बाने पर जबरदस्त शायरी के साथ गजल से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। देश की संरचना और ताना बाना कुछ इस तरीके का है कि चारों धर्मों के बिना हमारा चलना नामुमकिन है। इसीलिए मैंने अपनी एक गज़ल में कहा भी है, यूँ कहा है कि जिसके नगमों में खुशबू प्रेम की है, पीर की भी, वो मीरा कृष्ण की है और वही मीर की भी। तो जब तक ताना बाना हमारे देश का इस तरह से नहीं चल सकता, हम सब आपस में टकराव की वजह बन जाएंगे। देश को आगे ले जाना है, पीछे नहीं ले जाना है। खबर मैंगलोर से है, जहां नशे के बढ़ते कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए ड्रग्स विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ड्रग्स इंस्पेक्टर मानवेंद्र राणा ने मैंगलोर में पहुंचकर मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ड्रग्स इंस्पेक्टर की मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की सूचना मिलते ही मेडिकल स्वामियों में हड़कंप मच गया। वहीं कई मेडिकल स्टोर के शटर पर ताला लग चुका है। मलकापुरा मोहल्ले में एक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई। वहीं दवाइयों के बिल न दिखाए जाने पर मेडिकल स्टोर को बंद कर दिया गया। कार्रवाई करते हुए ड्रग्स इंस्पेक्टर ने मानवेंद्र राणा ने बताया कि मेडिकल स्टोरों पर नशीली प्रतिबंधित दवाई बेची जाने की सूचना पर मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की जा रही है। साथ ही मेडिकल लाइसेंस सहित दवाइयों के बिल की भी जांच हो रही है। विभाग को जो है लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं अलग अलग प्रकार की, तो हम एक रूटीन चेकअप के लिए आए थे
तो कुछ दुकानों में जो है अनियमितताएं पाई गई हैं, तो उनको हमने जो है नोटिस देते हुए और कुछ दिन के लिए इनका क्रय विक्रय बंद कर दिया है। अभी अपना स्पष्टीकरण देंगे, उसके बाद ये अपनी दुकान जो है चालू कर सकते हैं। उत्तरकाशी के यूपीसीएल डिवीजन बड़कोट से बिजली को लेकर एक खबर सामने आई है, जहां बड़कोट विद्युत विभाग के कर्मचारियों की लगातार मनमानी से उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। जानकारी के अनुसार छोटे विद्युत कनेक्शन उपभोक्ताओं के कर्मचारियों की मनमानी के चलते कनेक्शन काटे जा रहे हैं। वहीं लोगों ने इसकी शिकायत संबंधित अधिकारी से भी की है। और अगली खबर दिनेशपुर से है, जहां पर थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि लगातार काम करते हुए शासन प्रशासन के निर्देश व उच्च अधिकारियों के बेहतर निर्देशन के बाद वो लगातार काम करते रहे हैं और काम के दौरान उनकी प्राथमिकता यही रही है कि कोई निर्दोष को सजा न होने पाए और दोषी बचने न पाए। वह अपने अधीनस्थों से भी अपील करना चाहेंगे कि अपनी परफॉर्मेंस का 100% प्रदान करें, जिससे कि सही पुलिसिंग हो सके। अशोक कुमार ने बताया कि उनके द्वारा कुछ काम ऐसे किए गए जिन पर अधिकारियों ने संज्ञान लिया था तथा अधिकारियों ने रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी थी। इसलिए मैं अपने उच्च अधिकारियों को भी धन्यवाद करना चाहूंगा। देखिए, जो हमारा विभाग है, हम एक अनुशासित बल के सदस्य हैं। हमारा जो मुख्य कार्य है जनता की जीवन और उनकी संपत्ति की रक्षा करना, कानून की व्यवस्था लागू करना। तो इसी में विगत काफ़ी लंबे अवधि से हम सेवा काल कर रहे हैं। इसी मोटो के तहत हम जनता की जीवन की और उनकी संपत्ति की रक्षा कर रहे हैं। उच्चाधिकारियों द्वारा हमें जो भी मार्गदर्शन दिया जाता है हम उसको फॉलो करते हैं। और बीच बीच में जो हमारे बड़े अपराधी होते हैं या किसी संपत्ति चोरी डकैती लूट की घटनाएं हो जाती हैं, तो हमारे सीनियर ऑफिसर्स के मार्गदर्शन पर हम उनका अनावरण करते हैं। तो इसी ये नियमित रूप से जब इस टाइप के कार्य होते हैं तो अधिकारियों द्वारा, हमारे सीनियर ऑफिसर द्वारा हमें ऑब्जर्व भी किया जाता है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां मंगलवार को डीएम ने गंगोत्री में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, स्नान घाट, स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल, बिजली आपूर्ति आदि मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया। स्नान घाट के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को मजदूरों की संख्या बढ़ाने व गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। यात्रा से पूर्व सभी स्नान घाटों के निर्माण कार्य पूर्ण करने को कहा गया। वहीं नदी के जल स्तर बढ़ने से गंगोत्री धाम के परिसर में सुरक्षा के दृष्टिगत नदी के किनारे में मजबूत सुरक्षा दीवार लगाने के भी निर्देश दिए गए। पेयजल की आपूर्ति सुचारू रूप से करने हेतु जल संस्थान को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। विद्युत संयोजन व झूलती तारों को ठीक करने के निर्देश विद्युत विभाग को दिए गए हैं। धाम परिसर में एकरूपता लाने के लिए एक ही रंग का चयन कर सभी धर्मशालाओं भवनों में रंग रोगन करने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रा के दौरान साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने हेतु निर्देश भी दिए गए। कुमाऊं एसटीएफ और वन विभाग की टीम ने हाथी के दांत के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ की टीम ने रुद्रपुर के रामपुर रोड स्थित एक मैदान के पास तस्करों की निशानदेही पर हाथी के दांत बरामद किए हैं। बरामद हाथी के दांत की कीमत लाखों में बताई जा रही है, जिसका वजन 11 किलो से अधिक है। आपको बता दें कि 17 मार्च को एसटीएफ की टीम द्वारा 8 किलो वजन के हाथी के दांत के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया था। टीम द्वारा पूछताछ के दौरान तस्करों की निशानदेही पर हाथी के शव को पीपल पड़ाव क्षेत्र से बरामद किया गया। उसके बाद चारों आरोपियों को विभिन्न धाराओं में जेल भेज दिया गया। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सल्ट उपचुनाव के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान आज होगा। कांग्रेस और भाजपा करेंगे नामों का ऐलान। भाजपा से महेश सिंह जीना को मिल सकता है टिकट, कांग्रेस से विक्रम रावत को मिल सकता है टिकट। तो कांग्रेस और भाजपा दोनों ही आज सल्ट उपचुनाव को लेकर ऐलान कर सकते हैं। महाकुंभ को लेकर मुख्य सचिव की अहम बैठक भी की गई है। बैठक में डीजीपी नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी जुड़े हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कुंभ में कोरोना से निपटने को लेकर चर्चा भी आज इस बैठक में की गई है। कुंभ में इंतजाम को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं।
देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सल्ट उपचुनाव के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान आज होगा। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेंगे। भाजपा से महेश सिंह जीना को टिकट मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। साथ ही साथ कांग्रेस से विक्रम रावत के नाम पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा देहरादून की हम बात कर रहे हैं, लगातार तो यहां पर महाकुंभ को लेकर आज मुख्य सचिव की अहम बैठक भी होनी है। बैठक में डीजीपी, नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कुंभ में कोरोना से निपटने को लेकर तमाम चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कुंभ में इंतजाम को लेकर भी सख्त दिशा निर्देश पहले से ही जारी किए गए हैं। इस पर किस तरह से कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा और किस तरह से तमाम योजनाओं को साकार रूप दिया जाएगा, उसको लेकर आज इस बैठक में चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ सल्ट उपचुनाव को लेकर भी आज टिकट से जुड़े नामों का ऐलान होगा। कांग्रेस और भाजपा दोनों के ही उम्मीदवारों के नामों का आज चयन कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि कुंभ को लेकर जो आज बैठक होनी है, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कई बड़े अधिकारी जुड़ेंगे, जिसमें डीजीपी के साथ ही जज भी बैठक में हिस्सा लेंगे और साथ ही साथ कोरोना को लेकर तमाम गाइडलाइंस जो शासन के द्वारा मिली है, उनको किस तरह से लागू करना है कुंभ क्षेत्र में, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। मुख्य सचिव की अहम बैठक होगी। और कुंभ में इंतजाम को लेकर लगातार आज हम आपको जानकारी दे रही हैं। महाकुंभ को लेकर मुख्य सचिव की अहम बैठक आज होनी है, जिसमें बैठक में डीजीपी, नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी जुड़ेंगे और उसके बाद तमाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कोरोना से निपटने की तैयारी को लेकर चर्चा की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता राजेश वर्मा जुड़ रहे हैं। जी राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कुंभ को लेकर आज जो प्रमुख सचिव की अहम बैठक होनी है, इसमें क्या कुछ फैसला लिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है? जी राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कुंभ को लेकर आज जो अहम बैठक होनी है, इसमें डीजीपी के समेत कई बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, क्या कुछ अहम फैसला हो सकता है? एक बार फिर से आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कुंभ में इंतजाम को लेकर आज बैठक होनी है। प्रमुख सचिव की ये बैठक है, जिसमें डीजीपी के साथ ही कई बड़े अधिकारी शामिल हो सकते हैं और इसमें तमाम शासन के दिशा निर्देशों के द्वारा बैठक में डीजीपी, नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये बैठक की जाएगी और कुंभ को लेकर तमाम जो इंतजाम किए गए हैं, उनको किस तरह से लागू करना है कुंभ क्षेत्र में, उसको लेकर आज अहम बैठक होगी। साथ ही साथ और क्या ऐतिहासिक कदम महाकुंभ को लेकर लिए जाने हैं, इस पर भी बातचीत होगी। जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर पूरे प्रदेश में बढ़ रही है, ऐसे में कोरोना की स्थिति को देखते हुए एक बार फिर से नई गाइडलाइंस के साथ ही कुंभ के इंतजाम को देखा जाएगा और ये भी देखा जाएगा त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में कोरोना को लेकर कोरोना की रिपोर्ट को अनिवार्य बताया गया था, जबकि नई सरकार में तीरथ सिंह रावत की सरकार में हालांकि कोरोना की रिपोर्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जगह जगह पर कोरोना टेस्टिंग को लेकर सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां पर टेस्टिंग हो रही है। इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि कुंभ क्षेत्र में जो भी प्रवेश करे कोरोना की उसकी जांच हो चुकी हो। साथ ही साथ कोरोना की जो टेस्टिंग कराना चाहते हैं, वो भी वॉलंटियर्स आगे आ सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे साथ संपर्क साध चुके हैं विशेष संवाददाता राजेश वर्मा जी। जी राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज कुंभ को लेकर प्रमुख सचिव की जो विशेष बैठक होगी, इसमें डीजीपी के भी शामिल होने की आशंका जताई जा रही है, साथ ही साथ जज भी शामिल होंगे नैनीताल हाईकोर्ट के। क्या कुछ अहम फैसला आ सकता है इस बैठक के बाद?
जी, मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि यहाँ पर राजेश वर्मा जी के नेटवर्क को दुरुस्त किया जाए और आवाज़ एक बार फिर से चेक करी जाए। तब तक हम आपको जानकारी दे देना चाहेंगे, आज हम कुंभ को लेकर अहम बैठक के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इस बैठक के बाद अहम फैसले सामने आ सकते हैं। किस तरह से होंगी कोरोना की गाइडलाइंस कुंभ को लेकर, और कुंभ जो बड़े स्तर पर हरिद्वार में आयोजित किया गया है उसको लेकर तीरथ सिंह रावत सरकार ने तमाम तैयारियां भी की हैं। साथ ही साथ पहले के जो प्रोटोकॉल्स थे उनमें भी परिवर्तन किया गया है। कुंभ में अब हर कोई प्रवेश कर सकता है। ऐसे में जगह जगह पर सेंटर्स बनाकर लोगों की कोरोना की जांच की जाएगी। यदि स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है तो स्वास्थ्य सेवाओं का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसके अलावा अखाड़ों का भी अलग अलग प्रबंध किया गया है। कोविड को लेकर जो शासन की जनरल गाइडलाइंस है उनका पालन करना अनिवार्य है, यानी कि मास्क लगाना, 2 गज की दूरी का पालन करना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कुंभ के दौरान जनता को ध्यान में रखनी होगी और इसके लिए शासन और प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट भी किया गया है। लेकिन इसके बावजूद आज प्रमुख सचिव की डीजीपी के साथ ही साथ नैनीताल के हाईकोर्ट के जज के साथ जो बैठक होनी है, उसके बाद किस तरह से इन योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाएगा कुंभ क्षेत्र में, उसको लेकर चर्चा होनी है। साथ ही साथ हमने तमाम तो कुंभ को लेकर इस खबर पर हम बने रहेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दावे और वादे पर खरी उतरी है। अपने दमदार काम से प्रदेश में विकास की गति देते हुए यूपी को संवार रही है। यूपी में जो 70 सालों से नहीं हुआ उसे योगी सरकार ने 4 सालों में कर दिखाया है। राजकीय विद्यालयों में आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा, प्रतियोगी छात्रों को कोचिंग की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। बीते 70 सालों में सबसे अधिक विकास योगी सरकार में हुआ है। आगामी 50 सालों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार तैयार किया। 15 लाख से अधिक लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन। आयुष्मान योजना में 1.18 करोड़ परिवारों को 5 लाख का कवर दिया। 40 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति और निर्माण। 4 सालों में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी। गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण। 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण कराया। योगी सरकार ने विकास की दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने काम के दम पर यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है। काम दमदार, योगी सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे उत्तराखंड का, जहां पर कुंभ को लेकर, कुंभ 2021 को लेकर आज अहम फैसला होना है। प्रमुख सचिव की बैठक होनी है डीजीपी के साथ ही साथ इस बैठक में नैनीताल हाईकोर्ट के जज भी हिस्सा लेंगे और माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद अहम फैसला सामने आ सकता है हरिद्वार महाकुंभ को लेकर। जिस तरह से कोविड गाइडलाइंस को लेकर परिवर्तन हो चुका है, त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में कोविड गाइडलाइंस कुछ और थी, उसके बाद नई सरकार के नवनियुक्त मुख्यमंत्री के चयन के बाद में कोविड गाइडलाइंस में परिवर्तन किया गया है। ऐसे में इस बैठक को बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस बैठक के बाद कई फैसले सामने आ सकते हैं। किस तरह से कुंभ में परियोजनाओं को, कोविड गाइडलाइंस को लागू किया जाएगा और किस तरह से लोग हिस्सा बन सकते हैं इस
हरिद्वार 2021 महाकुंभ का। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता राजेश वर्मा जुड़ चुके हैं। जी राजेश जी, आपसे जानकारी चाहेंगे कि आज जो ये बैठक होनी है प्रमुख सचिव की, इसमें डीजीपी और साथ ही साथ नैनीताल हाईकोर्ट के जज भी हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक के बाद क्या अहम फैसला सामने आ सकता है? बिल्कुल प्रियंका, मैं बता दूं कि ये बैठक जो है वो फिलहाल शुरू हो चुकी है और फिलहाल का मतलब यानी कि इसको लगभग बैठक को शुरू हुए आधा घंटा हो चुका है और सचिवालय में ये बैठक शुरू हो चुकी है और मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में जो है ये बैठक को मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है और तमाम कुंभ से जुड़े जितने भी कार्य हैं उनको लेकर के खास तौर से ये बैठक है और साथ में जो है डीजीपी अशोक कुमार जो है वो इस बैठक में मौजूद हैं और हाईकोर्ट के न्यायाधीश जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जो है इस बैठक में जो है वो इस बैठक का हिस्सा है और कयास लगाया जा रहा है कि प्रियंका, जिस तरीके से अब 1 अप्रैल से जो है महाकुंभ की शुरुआत हरिद्वार में हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर के, तैयारियों को लेकर के किस तरीके की आगे जो है रणनीति जो है वो सरकार की रहेगी, इन तमाम चीजों को लेकर के एक जो है मंथन जो है एक वो जो है मुख्य सचिव के बैठक के दौरान जो है वो निकल करके आएगा। फिलहाल क्योंकि समस्या बहुत सारी है, कोविड की लड़ाई है, कोविड की लड़ाई को मद्देनजर रखते हुए क्योंकि श्रद्धालु जो है वो काफी बड़ी संख्या में जो है हरिद्वार में आएंगे, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है क्योंकि लगातार जिस तरीके से 1 हफ्ते से जो है कोविड के मामले जो है लगातार प्रदेश में बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की जो चिंताएं हैं वो भी बढ़ चुकी है। आज की अब तक के कोविड के मामले की बात करें प्रियंका, तो 94 जो है वो कोविड के 24 घंटे में मामले आ चुके हैं और जिसमें 2 लोगों की मौत जो है वो प्रदेश में हो चुकी है। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकती हैं कि 1 हफ्ते में जिस तरीके से कोविड का ग्राफ बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं अब सरकार इस चीज को लेकर के बिल्कुल एक मंथन और एक कड़ी कार्रवाई और कड़ा रुख जो है वो बनाने जा रही है, क्योंकि इसका उद्देश्य यही रहेगा क्योंकि कोविड में जो महाकुंभ को लेकर के जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत है उन्होंने न्योता तो जो पूरे प्रदेश को, पूरे देश को दे दिया है कि महाकुंभ में आप आइए, लेकिन प्रिकॉशन को खास तौर से किस तरीके से बरतना है उसको लेकर के कड़ी एडवाइजरी जो है वो कहीं ना कहीं जल्दी जो है वो आज शाम तक जो है लागू हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है मुख्य सचिव ओम प्रकाश जो है इस समय ये बैठक को ले रहे हैं और बड़ी अहम बैठक है इसको कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मैंने आपको जैसे बताया कि कोविड से लड़ना है और कोविड से किस तरीके से महाकुंभ में किस तरीके से रूल एंड रेगुलेशन कोविड को लेकर के सतर्कता को लेकर के बढ़ाने हैं और उसका उद्देश्य यही है कि जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो हरिद्वार आएंगे तो उनको किस तरीके से सेफ और भव्य कुंभ का जो दृश्य है वो उनको दिखा रहा है। जी प्रियंका जी, इसके अलावा राजेश, यदि हम आज की स्थिति में कुंभ क्षेत्र में स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं की बात करते हैं, चाहे हम कोविड चेकिंग सेंटर्स की बात करते हैं या फिर अन्य सुविधाओं की बात करते हैं, तो किस तरह की सुविधाएं हैं और क्या इन सुविधाओं को बढ़ाया जा सकता है आज की बैठक के बाद? बिल्कुल प्रियंका, क्योंकि जो स्वास्थ्य मंत्रालय है केंद्र से, उन्होंने जो है एक पत्र जो है वो चीफ सेक्रेटरी को हाल ही में अभी भेजा है और उसमें साफ किया है कि जो रैपिड टेस्ट है उनकी बढ़ोतरी जो है वो की जाए, क्योंकि आपके यहाँ बड़ा इवेंट है महाकुंभ की शुरुआत जो है 1 अप्रैल से होने जा रही है, तो कहीं ना कहीं रैपिड टेस्ट जो है वो लगातार बढ़ा जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से श्रद्धालु अगर प्रदेश में आते हैं तो उनकी टेस्टिंग को लेकर के खास तौर से ध्यान दिया जाए, क्योंकि उसी से क्लियर हो पाएगा कि जितनी बड़ी संख्या में अगर श्रद्धालु आ रहे हैं तो किस तरीके से कहीं वो संक्रमण तो नहीं है कोविड के। तो इन चीजों को लेकर के टेस्टिंग को बढ़ाने के लेकर के भी अहम जो है पत्र जो है वो केंद्र द्वारा जो है राज्य सरकार को मिला है। और आज जिस तरीके से एक रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं महाकुंभ में और कोविड की लड़ाई को, जंग को किस तरीके से जीतना है और कोविड में महाकुंभ को किस तरीके से भव्य और जी राजेश जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। देहरादून से ही बड़ी खबर आ रही है हमारे बीच। कुंभ को लेकर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और कुंभ को लेकर जिस तरह से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि आज बेहद बड़ा फैसला, अहम फैसला आ सकता है। और कुंभ की इसी जानकारी के साथ ही इसी बीच देहरादून से सल्ट चुनाव को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। सल्ट उपचुनाव के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान, कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान आज करेंगे। भाजपा से महेश सिंह जीना को टिकट मिल सकता है, तो वहीं कांग्रेस से विक्रम रावत के नाम पर मुहर लगाई जा सकती है।
देहरादून सल्ट उपचुनाव के प्रत्याशियों के नामों का आज ऐलान होगा। कांग्रेस और भाजपा दोनों के ही प्रत्याशियों का आज ऐलान होगा और इसी खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता राजेश वर्मा बने हुए हैं। जी राजेश जी, आपसे जानना चाहूंगी कि सल्ट उपचुनाव को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही आज अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकते हैं, इसको लेकर क्या ताजा जानकारी है? किसके नामों पर मुहर लग सकती है? बिल्कुल प्रियंका, क्योंकि जो सुरेंद्र सिंह जीना थे, विधायक थे, सल्ट क्षेत्र से, वहां से विधायक थे और उनकी जो है मृत्यु होने के बाद वो सीट खाली है और उस पर तत्काल जो है अब 17 अप्रैल को जो है वहां पर, माफ कीजिए, 17 अप्रैल में जो है वहां पर वो मतदान जो है वहां पर होना है। और जिनको लेकर के तमाम जो पार्टी हैं, क्योंकि खासतौर से मुख्य जो पार्टी कहा जा सकता है बीजेपी और कांग्रेस के जो है सीट को लेकर के आज जो है चेहरे वो सामने आ सकते हैं, क्योंकि लगातार इस चीज को लेकर के मंथन चल रहा है कि उस सीट पर किसको चुनाव लड़ाया जाए। और क्योंकि जो सुरेंद्र सिंह जीना, जो मैंने जैसे बताया कि उनके भाई हैं महेश जीना, उनको जो है भाजपा से टिकट मिल सकता है। जो कयास लगाए जा रहे हैं कि वो शाम तक उस पर एक औपचारिक तौर पे जो है एक मोड़ जो है वो लग जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ जो है विपक्ष भी अपनी जो उनका उम्मीदवार है सल्ट को लेकर के उसके नाम को लेकर के भी घोषणा जो है आज शाम तक हो जाएगी। वहां से भी कयास लगाए जा रहे हैं। जो सबसे तेजी से नाम जो चल रहा है वहां पर विक्रम रावत है, जो वहां के उम्मीदवार है, और उनको भी जो है सल्ट से जो है आज कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर जो है वहां से टिकट की जो है मंजूरी मिल सकती है। तो कहा जा सकता है कि जो सीट है महत्वपूर्ण सीट है और तीरथ सिंह रावत का कार्यकाल में ये पहला चुनाव होगा और इसको काफी गंभीरता से देखा भी जा रहा है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जो है मदन कौशिक भी जो है उनकी अध्यक्षता में भी जो कहीं ना कहीं आगे जो आगामी 2022 में जो चुनाव होना है उसको लेकर के एक रणनीति जो है किस तरीके से बनेगी। और अगर ये इससे एक अंदाजा जो है वो कहीं ना कहीं पहाड़ की जनता का जो है। जी राजेश जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सर, चुनाव को लेकर आज ऐलान हो सकता है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपने प्रत्याशियों के नामों का आज ऐलान करेंगे। इस बात पर मुहर लगाएंगे कि कौन होगा वो प्रत्याशी जो सल्ट उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतरेगा। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा जानकारियों के लिए आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।